हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ईडब्ल्यूएस पे ही एक न्यूज़ आई है। आप सबको पता है कि कुछ साल पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन की एक पॉलिसी लाई थी, वो भी हमारे जो जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन थे उनके लिए। उन्हीं को बोला गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जब रिजर्वेशन की पॉलिसी आई थी तो कुछ लोगों ने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया था और ये कहा था कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दरअसल ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा रहा था इकोनॉमिक बेसिस पे जनरल कैटेगरी को, और जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी रिजर्वेशन की बात कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं करी गई है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा था। लेकिन आप यदि कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी में जो आर्टिकल 46 है उससे में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बात लिखी गई थी कि ईडब्ल्यूएस कोटा कहीं ना कहीं वैलिड है। अब आर्टिकल 46 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जो है, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो, जो गवर्नमेंट जो है वो ये इंश्योर करेगा कि वह एससी, एसटी और अदर वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इकोनॉमिक लेवल पर उनको प्रमोट करेगा और इसके लेवल पर जो भी इनजस्टिस हुआ है उसे दूर करने की कोशिश करेगा। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है एससी, एसटी और अदर वीकर सेक्शन। यहाँ पर ओबीसी सीधे सीधे न तो ओबीसी लिखा गया है, न ही ये बताया गया है कि अदर वीकर सेक्शन किस सेक्टर में वो वीकर हैं, क्या वो सोशली वीकर हैं कि इकोनॉमिकली वीकर हैं। तो इसी पॉइंट का फ़ायदा उठाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना 10% रिजर्वेशन की जो पॉलिसी लाई थी ईडब्ल्यूएस को, उसी को वैलिड करार दिया कि, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई दी कि अदर वीकर सेक्शन में जो हैं वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस भी आते हैं। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मतलब अब जनरल कैटेगरी के जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन थे उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बोला गया और उनको 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। इसी को यहीं से वो जिन लोगों ने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया था कि ये 10% रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको वैलिड बनाने का काम करा था आर्टिकल 46 ने। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 46। अगेन लगातार हम लोग देख रहे हैं केरला में जो कंट्रोवर्सी चल रही है गवर्नर वर्सेस वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब सीएम और वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं। आप लोगों को रिकॉल कर पा रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि जो यहाँ के जो केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने वहाँ के जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे उनको रिमूव करने की बात कर दी गई थी बिना किसी सीएम की एडवाइस का, और ये कहा था कि मैं इन्हें रिमूव कर दूंगा क्योंकि हाँ इनका बीच की जो पर्सनल कंट्रोवर्सी थी। हम लोगों ने उस दिन भी आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 के बारे में पढ़ा था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर और जो गवर्नमेंट होती है सीएम और मिनिस्टर, उनके बीच में जो रिलेशन बनाने का काम करता है वो आपके आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 करता है। एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं कि आर्टिकल 163 में ये बात बोली गई है कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी काम होंगे वो गवर्नर करेगा, लेकिन गवर्नर जो है वो इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं लेगा। गवर्नर जो है वो सोलो डिसीजंस नहीं लेगा, वो केवल और केवल सीएम की हेड में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड सीएम होगा, उसकी ऑन एडवाइस पर ही गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के सारे काम करेगा। यानी गवर्नर जो है वो इंडिविजुअल जो है खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उसको एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड सीएम होगा। ये बात बोली गई है 163 आर्टिकल में। और 164 में ये बात बोली गई थी कि जो चीफ मिनिस्टर होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, आपके गवर्नर करेगा, जबकि जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा लेकिन सीएम की एडवाइस पर करेगा। ये सारी बातें आर्टिकल 163 और 164 में बोली गई है। हमारे लिए ये जो इम्पोर्टेंट ये है कि केरला में जो कंट्रोवर्सी चल रही है गवर्नर और वहाँ की जो मिनिस्टर्स के बीच में, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता रहा कि इन दोनों को जोड़ने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 है जो गवर्नर और मिनिस्टर्स के बीच के रिलेशन को थोड़ा बहुत डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है। COP27 होगा सऊदी अरबिया में, ये आपका ऑर्गेनाइज होगा
शर्म अल शेख एक जगह है, वहाँ पर इस बार COP27 ऑर्गेनाइज होगा। मैं आपको बता दूँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका पूरा नाम है। दरअसल जो हमारे जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन स्पेशली क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन UNFCCC है उसकी मीटिंग्स होती है, उसकी जनरल मीटिंग्स होती है और इस बार वो आपके सऊदी अरबिया में ऑर्गेनाइज हो रही है। तो ये सारे बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्लाइमेट चेंज क्या है और उसी क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए एक COP27 को ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, आप सीक्वेंस सीरीज में भी देख लेंगे कि ये 27 टाइम ऑर्गेनाइज हो रही है। तो हर साल जो है स्पेशली पेरिस एग्रीमेंट 2015 के बाद से तो लगातार ये लोग जो हैं क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से निपटें उसके लिए गवर्नमेंट लेवल पर जो गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो UN के मेंबर्स हैं, वो एक बार आके मिलते हैं और जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग इनकी जो पॉलिसीज़ होती है उस पर किस तरीके से कोऑपरेशन किया जा सकता है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से डील कर सकते हैं, इन सब बातों को डिस्कस करते हैं। हर साल ये ऑर्गेनाइज होती है। इस साल सऊदी अरेबिया के शर्म अल शेख एक जगह है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन से नंबर की है? तो ये 27 नंबर की है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ही क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अब क्लाइमेट चेंज क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की स्पेसिफिक न्यूज़ है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट लेवल पर कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एक न्यूज़ स्टेट लेवल पर रिपोर्टेड आई थी, वो थी आपकी पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड। पॉक्सो एक्ट में आपसे पूछ दे कि पॉक्सो एक्ट किससे रिलेटेड है, आपसे शॉर्ट फॉर्म दे दे कि आप पॉक्सो एक्ट का रिलेशन किससे है, 4 ऑप्शन दे दे। तो पॉक्सो एक्ट का रिलेशन है आपके जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके सेक्सुअल जो ऑफेंस होते हैं उनसे डील करने के लिए। पॉक्सो एक्ट जो है वो आपके जिस मिनिस्ट्री का है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दरअसल पॉक्सो एक्ट में जो भी 18 साल से कम के, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी 18 साल से कम के गर्ल्स और बॉयज़ यानी सारे जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनसे रिलेटेड जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनसे डील करने के, उनसे जो डील कर जिस एक्ट के थ्रू, जिस लॉ के थ्रू डील करी जाती है उन केसेस में, वो है आपका पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट में एक तो बात ध्यान रखिएगा कि ये चिल्ड्रंस के सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है। दूसरी बात, इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात आती है तो आप लोगों के दिमाग में ये क्लिक करेगा कि केवल गर्ल्स को इसमें कवर करा गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बॉयज़ को भी कवर करा गया है। जो चाइल्ड बॉयज़ होते हैं उनको भी कवर करा गया है। तो चाइल्ड गर्ल्स और चाइल्ड बॉयज़ दोनों को कवर करा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा पॉक्सो एक्ट में। और कौन से कितनी एज तक के, तो 18 ईयर तक के जो भी बच्चे होते हैं उन्हें इसमें कवर करा गया है। किस मिनिस्ट्री का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ सीरीज में। आर्टिकल्स में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो हमारे लिए काम कर देख सकें कि भारत पाकिस्तान टाइज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है लगातार हम लोग देख रहे हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास रहने वाली है। तो G20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले 1-2 साल पहले तो UPSC ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि G20 में कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो अगेन UPSC पूछ सकती है, तो और एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। G20 की हिस्ट्री क्या है, इसके मेंबर्स क्या हैं, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। आपको मैंने एशियन क्राइसिस के बारे में बताया था। एशियन क्राइसिस जो कि ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, यहाँ पर जो है जो क्राइसिस आया था, यहाँ के शेयर मार्केट में एक साथ गिरावट आई थी, तो उसी को बोलते थे एशियन क्राइसिस। एशियन क्राइसिस के बाद ये समझ में आ गया था G7 जो कंट्रीज़ थी कि आपको जो नई डेवलपिंग जो इकोनॉमीज़ हैं जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, इनको भी साथ लेना ज़रूरी है, वरना मार्केट में कोलैप्स हो सकता है ग्लोबल लेवल पर या रीजनल लेवल पर। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही एक G7 कंट्रीज़ ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया और वो कहलाया आपका G20, यानी 20 मेंबर्स का एक ग्रुप। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा था कि G20 ग्रुप बना तो दिया गया था एशियन क्राइसिस के बाद, लेकिन इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, टाइम टू टाइम मीटिंग्स नहीं हो रही थी। लेकिन जब सब प्राइम क्राइसिस आया अमेरिका में, तो एक बार फिर ये डिमांड उठने लगी कि आपको ग्लोबल लेवल पर जितने भी बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ है, चाहे वो डेवलपिंग हो या डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हो, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना ज़रूरी है ताकि जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उन पर कोऑपरेट करा जा सके। उसी के बाद से ही 2008 के सब प्राइम क्राइसिस के बाद से ही लगातार G20 की मीटिंग्स हर साल ऑर्गेनाइज होती है। और इस बार क्योंकि इंडिया G20 का एक मेंबर है, तो G20 की इस बार जो मीटिंग है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज होगी। तो 1999 की ये बॉडी
2008 से इसकी लगातार मीटिंग्स जारी है सब प्राइम क्राइसिस के बाद। अब इसके मेंबर्स कौन हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने पहले भी एक मैप बना के पूरा दिखा था, ये वर्ल्ड मैप में एक बार देख लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस रीजन से कितने कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल एक करके ही देखते हैं। आप अमेरिका से देखें तो नॉर्थ अमेरिका से जो है आपके पहला कनाडा, यूएसए और बीच में आपका मेक्सिको, जबकि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से आपके ब्राज़ील और अर्जेंटीना। इस तरीके से अमेरिका के जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से टोटल 5 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अफ्रीका से बात करें तो अफ्रीका से केवल और केवल एक मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करता है, वो है आपका साउथ अफ्रीका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एशिया और यूरोप को एक कंबाइंडली देखते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया है, चाइना है, रशिया है, तुर्की है, 4 मेंबर्स जो आपके एशिया से देखें। यूरोप से देखें इसके अलावा आपके सऊदी अरबिया भी है, तो 5 मेंबर्स ये हो गए। इसके अलावा हाँ, यूरोप कॉन्टिनेंट से देखें तो आपके पहला तो यूके है, फ्रांस है, आपके जर्मनी है, इटली है। इसके अलावा आपके ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, सऊदी अरबिया है। इस तरीके से इस 19 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, लेकिन नाम तो इसका G20 है, तो इसमें टोटल 19 कंट्री मेंबर हैं। इसके अलावा एक इकोनॉमिक जो यूरोपियन यूनियन है वो भी इसका मेंबर है। इस तरीके से G20 19 कंट्रीज इसके मेंबर और एक इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है। इस तरीके से पूरा G20 के बारे में पढ़ा। अब इसको G20 को फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड करके देखा गया है। इंडिया में तो अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है फूड सिक्योरिटी का, स्पेशली हम लोग काफ़ी सारी स्कीम्स के बारे में देख चुके हैं। अब फूड सिक्योरिटी इशू हुआ था ग्लोबल लेवल पर, स्पेशली कोरोना के बाद और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और अभी इसी के ठीक बाद एक और आर्टिकल देखेंगे जिसमें फूड सिक्योरिटी से ही जुड़ा हुआ है। तो हम इंडिया की फूड सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा एक बार मैं आप लोगों को जितना भी आज तक पढ़ाया है सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, चाहे वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे वो आपका कोरोना में आई जो स्कीम थी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान में, जो अन्न स्कीम थी एक, जिसमें 5 kg राशन प्रोवाइड कराया जा रहा था पर पर्सन को। ये सारी स्कीम्स है, चाहे वो अंत्योदय स्कीम्स हो, चाहे वो मिड डे मील स्कीम हो, ये सारी चीज़ें हम जगह जगह डिस्कस कर चुके हैं, और उन्हीं को एक साथ यदि हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ले आएँ तो वही हमारी फूड सिक्योरिटी से जुड़ जाती है। तो ये पूरी बातें हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। एक मैंने अभी हाल बोला था कि एक और बात अभी फूड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, वो थी आपकी ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। हम लोगों ने ये देखा था कि रशिया यूक्रेन वॉर से ही के बाद से ही मार्केट में एक बड़ी चर्चा चल रही थी कि इस बार जो है वो वीट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। वीट मतलब जो ग्रेन्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, स्पेशली वीट के। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था कि जो रशिया और यूक्रेन है दोनों जो हैं वो आपके वीट जो होते हैं, गेहूँ जो होते हैं, वीट और जो अदर ग्रेन्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। चूँकि ये दोनों कंट्रीज वार में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर जो ग्रेन की सप्लाई थी वो इफ़ेक्ट कर सकती थी। इसकी वजह से ये बोला जा रहा था कि फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। नो डाउट बढ़े भी हैं, कहीं जिन कंट्रीज़ में वो फूड ग्रेन्स के जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल लो है, जो सीधे सीधे इंपोर्ट पे डिपेंड है। हमारे इंडिया में तो फिर भी ठीक है फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन, लेकिन जिन कंट्रीज़ में जो कंट्रीज सीधे सीधे फूड ग्रेन्स के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, वहाँ पर इनका प्राइजेस का इशू आया है। ब्लैक सी ग्रैंड इनिशिएटिव क्या है? दरअसल ब्लैक सी जो यूक्रेन जो एक्सपोर्ट करता है ग्रेन्स का, वो ब्लैक सी के थ्रू उसका जो एक्सपोर्ट का जो रूट है वो ब्लैक सी से ही जाता है। क्योंकि वॉर कंडीशंस में ये चीज़ नहीं देखी जाती, बीच में ही अटैक कर दिया जाता है। तो जब ग्रेन्स का जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें सेफली ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर मैरीटाइम रूट प्रोवाइड कराने के लिए ही एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया था। यूक्रेन के स्पेशली यूक्रेन के जो ब्लैक सी में जो 4 पोर्ट्स हैं वहाँ से यूक्रेन एक्सपोर्ट करता था ग्रेन्स का। उसी ग्रेन्स की एक्सपोर्ट की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर मैरीटाइम रूट प्रोवाइड कराने के लिए ही यूनाइटेड नेशन और तुर्की ने एक बीच में इनके थ्रू ही ये डील हुई थी कि आप कितना ही कंफ्लिक्ट हो जाएं, लेकिन ब्लैक सी से जो भी इस रूट से जितने भी ग्रेन्स के जो शिप्स जाएंगे उन्हें किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यही सारी बातें थी आपकी ब्लैक सी ग्रेन डील में या ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव में। इंडिया का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ब्लैक सी ग्रेन डील जो कि यूक्रेन
के एक्सपोर्ट को, स्पेशली जो यूक्रेन का जो फूड एक्सपोर्ट है उसको इंश्योर कराने के लिए, उसमें उसे ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर एक सेफ मैरीटाइम रूट प्रोवाइड कराने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया था, जिसको मैं यूएन और तुर्की ने मिलकर एक बीच में मेडिएटर का काम करा गया था। मेडिएटर बीच में जिसको बोलते हैं दलाल का, वो काम करा गया था। उन्हीं के थ्रू ये डील हुई थी एक सेफ ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर एक सेफ मैरीटाइम रूट प्रोवाइड कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पर लगातार EWS की बात करी गई है। आर्टिकल 46 हम देख चुके हैं, 10% रिजर्वेशन देख चुके हैं, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये पूरी पॉलिसीज आई थी, ये सारी बातें देख चुके हैं। अगेन ये यहाँ पर लगातार पूरी न्यूज़ इस पर पॉलिटिकल, लेकिन इन सब का जो नेचर है वो पॉलिटिकल है। अगेन यहाँ पर देख लीजिए, ये बीजेपी का अपना स्टेटमेंट, कांग्रेस का अपना, वो सारी बातें ही यहाँ पर डील करी गई है। अगेन आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के पर एक स्कीम आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक स्कीम को अमेंड करा गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? दरअसल जो इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग होती है, उसी फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई थी। ये भी एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि इसको रिवाइज करें तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो केवल और केवल SBI बैंक ही इशू कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि इतने हज़ार का इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। इसमें भी एक लिमिट है। या तो आप 1000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लो और अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिसको भी आप डोनेट करना चाहते हैं उसे कर दो, या 10,000 का खरीद लो, या 1 लाख का खरीद लो, या 10 लाख का खरीद सकते हैं, या 1 करोड़ का खरीद सकते हैं। इस तरीके से 5 रेंज में SBI जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करता है, और हर 3 महीने में करता है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और आपके अक्टूबर में, हर क्वार्टर में 3 महीने में एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसका एम जो है वो यही था कि इलेक्शंस में जो फंडिंग होती है उसे किस तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ये सारी बातें इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। अगेन एक आया है लॉ कमीशंस के बारे में। हमारे लॉ कमीशंस के एक नए चीफ मिले हैं, एक्स चीफ जस्टिस अवस्थी, जो कि हमारे जो हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी, उन्हें लॉ कमीशन का हेड बनाया गया है। लॉ कमीशन है क्या? सुप्रीम कोर्ट से अलग, सुप्रीम कोर्ट की अपनी फंक्शनिंग है, लेकिन लॉ कमीशन जो है वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जिक्र तो कॉन्स्टिट्यूशन में करा गया है, लेकिन लॉ कमीशन का जिक्र न तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में करा गया है, न ही किसी एक्ट में करा गया है। तो ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, न ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। लॉ कमीशन जो है वो हमारी लॉ मिनिस्ट्री को एडवाइस देने के लिए बनाई गई है। तो हाँ, हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है। इस एडवाइजरी बॉडी का काम यही है कि ये जो है वो लोग मिनिस्ट्री है उसे एडवाइस देती है। ऑब्वियसली बात है, एडवाइजरी बॉडी है, लीगल मैटर्स में एडवाइस देनी है, तो ऑब्वियसली बात है जो इसमें जो होंगे वो आपके लीगल एक्सपर्ट्स ही होंगे। लीगल एक्सपर्ट इसके मेंबर्स होते हैं। अगेन देख लीजिए, फॉर एग्जांपल रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो हैं ऋतुराज अवस्थी, ऑब्वियसली ऐसे ही लीगल एक्सपर्ट ही को ही इसमें जगह दी जाती है। इसका अपना एक फिक्स टेन्योर होता है। ये उस मैटर उस टाइम तक जब भी लॉ मिनिस्ट्री को एडवाइस चाहिए होती है उन मैटर्स में एडवाइस करती है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। अगेन COP27 की बात करी गई है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। यूक्रेन वॉर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल GST रेट लाने की बात करी गई है। डायरेक्ट टैक्स है, सिंगल GST रेट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि GST रेट्स हैं कौन कौन सी। दरअसल आप मार्केट में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके के GST रेट देखने को मिलेंगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर कोई GST नहीं मिलता, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर 5% लगता है। एक स्लैब है आपकी 12% की, एक स्लैब है आपकी 18% की, और एक स्लैब है आपके 28% की। एक बार UPSC ने ये सवाल पूछा था कि आप GST में जो रेट्स हैं, GST की जो स्लैब्स हैं उन्हें डिफाइन करें UPSC मैथ्स में। तो इसमें बताना था 0% में, 5% में, 12% में, 18% में, 28% में कौन कौन से हैं। ये तो हो गई आपकी जनरल स्लैब। इसके अलावा कुछ स्पेशल स्लैब्स भी हैं। एक स्लैब है आपकी 0.25% की, एक स्लैब है आपकी 3% की, जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर लगती है। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई गोल्ड खरीदने जाएंगे किसी मार्केट में, गोल्ड मार्केट में, तो आप जब गोल्ड खरीदेंगे और आप उस पर GST पे कर रहे हैं, तो ये जनरल स्लैब में आपको ना तो 5% देना, 0% देना। गवर्नमेंट पे जो गोल्ड पे जो टैक्स लगता है वो आपका 3% का
टैक्स लगता है। ये तो कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए ही बनाई जाती है। ये पूरी बातें जीएसटी रेट के बारे में। अगेन ये सारी बातें जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। इसके लिए एक जीएसटी काउंसिल है, आर्टिकल 279 में ये सारी एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी। ये सारी बातें थी। ये पूरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके बाद स्पोर्ट्स में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसमें एक तो आपके यही था कि जीएसटी रेट्स कौन कौन सी हैं, जीएसटी की स्लैब्स कौन कौन सी हैं। अब यूपीएससी ने भी इस पर सवाल पूछ चुका है, आपसे 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सी स्लैब है। मैं आपसे 4 ऑप्शन देके पूछ सकता हूँ कि 5%, 12%, 18% और 20%। तो इसमें से कौन सा जीएसटी स्लैब नहीं है, तो 20% वाला जीएसटी स्लैब नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जब तक, चूंकि मैथमेटिकल डाटा है, तो जब तक आपको एक्यूरेटली पता नहीं होगा तो वहाँ पर क्वेश्चन को सही करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा हमने पॉलिटिकल न्यूज़ में और इंटरनेशनल न्यूज़ आज इंपॉर्टेंस थी। पॉलिटिकल न्यूज़ में किस तरीके से हमने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करी, चाहे वो आर्टिकल 163, 164 के थ्रू गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नर के और जो मिनिस्टर्स के रिलेशन होते हैं उसको समझा। इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ में COP 27 के बारे में पढ़ा। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो आज हम डिस्कस करी है। ये ही आज का टोटल न्यूज़पेपर था। थैंक यू।